26 अगस्त 1944 जापान के सबसे कुख्यात जेल आब्बाश्री प्रजनन के गार्ड ने सुबह सुबह एक जेल के सामने जाकर देखा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये जेल एक खास कैदी के लिए बनाया गया था। अंदर बस इतना ही जगह था कि एक इंसान सो सके। उस कैदी को 20 किलो की दो मोटी जंजीरों से बांध कर रखा था कि वो किसी भी तरीके से भाग ना सके। लेकिन उस दिन जब गार्ड ने खिड़की से झांका तो वो हैरान रह गया। जिन जंजीरों को खोलने के लिए बाहर से मिस्त्री बुलाना पड़ता, फिर भी 2 घंटे लगते थे, वही जंजीरें जमीन पर पड़ी थी और अंदर का कैदी गायब था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कैदी की जो एक दो बार नहीं, 4 बार जापान की सबसे खतरनाक जेलों से भाग चुका था। और कमाल की बात यह है कि उसने जेल से भागने के लिए केवल एक कटोरी सूप का इस्तेमाल किया और जेल से फरार हो गया। उस जेल में एक खिड़की थी और उसमें भी मोटे लोहे की रोड लगी थी। खिड़की का साइज इतना था कि किसी इंसान का निकल पाना नामुमकिन के बराबर ही था। तो सवाल यह है कि वो कैदी एक कटोरी सूप से जेल से फरार कैसा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। साल था 1948। जापान के सांप पोरो शहर के एक पार्क में एक अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। अचानक एक पुलिस ऑफिसर आकर उसके पास बैठ गया। वो आदमी घबरा गया और वहां से भागना चाहता था, पर उसको शक ना हो, इसीलिए वो वहीं बैठा रहता है। उस ऑफिसर ने कैदी को सिगरेट ऑफर की और कैदी ने सिगरेट ले ली। और जैसे ही कैदी ने सिगरेट का एक कस लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वो इंसान ऑफिसर से कहता है, मेरा नाम योशी शिरातोरी है, जिसे आप पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसने एक बार नहीं 4 बार आपकी आंखों में धूल झोंककर जेल से फरार हुआ था। तो वो पुलिस ऑफिसर को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है, मेरा जन्म जापान के आओमोरी शहर में हुआ था और जब वो 2 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। लाइफ के स्टार्टिंग में रूस के तोफू शहर में रहता था। उसके बाद मछुआरों के साथ मछली और केकड़ा पकड़ने का काम करता था, जिससे वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। इसलिए वो जापान वापस आ जाता है और यहाँ आकर चोरी और डकैती शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद उसने शादी की और उसकी एक लड़की भी हुई। 1936 में उसको पुलिस ने चोरी और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया और उसने चोरी कबूल भी कर ली। पर वो बार बार कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की। पुलिस ने उस पर अत्याचार कर उसको जबरदस्ती हत्या का अपराध कबूल करवाया, जिसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब शिरातोरी को आओमोरी जेल में भेजा गया। जेल में जाने के बाद शिरातोरी पर भयंकर अत्याचार किया जाता और बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। और ये सब सिर्फ शिरातोरी के साथ नहीं, सभी के साथ होता था। ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था। जापान की कुछ जेलों को छोड़कर सब जेलों में ऐसा ही अमानवीय अत्याचार हो रहा था। इन सब से परेशान होकर शिरातोरी ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन इस जेल में हर समय कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। अब सवाल ये था कि वो जेल से भागेगा कैसे। शिरातोरी देखता है कि दो गार्डों के बीच 15 मिनट का गैप था और इसी 15 मिनट में उसे जेल का दरवाजा खोलकर आगे 6 और गेट के ताले खोलकर भागना होगा। इतने कम समय में कैसे संभव था? उसके पास तो कोई चाबी या औजार भी नहीं था। इसके लिए उसने अपने बचपन के हुनर का इस्तेमाल किया। शुरू में वो चोरी तो करता ही था, तो उसे बिना चाबी के ताला खोलने की कला थी। अगर उसे एक तार या लोहे का छोटा टुकड़ा दिया जाए तो वो कैसे भी ताले को आसानी से खोल सकता है। इसके कि वो डेली नहाने की बाल्टी के ऊपर लगे तार को मोड़कर चाबी के रूप का बना लेता है। और अब उसे उस मौके की तलाश थी। और अब जैसे ही गार्ड की ड्यूटी बदलती है और अपनी जेल का दरवाजा खोलकर आगे के 6 दरवाजे भी खोल लेता है और गार्डों की नजरों से बचकर भाग जाता है। लेकिन 3 दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से जब वो एक हॉस्पिटल से खाना चुराने गया तो वो पकड़ा गया और उसे वापस जेल लाया जाता है। इस बार उसको अकिता प्रजनन में भेजा गया, जहां शिरातोरी के लिए एक विशेष जेल बनाई गई। इस जेल की छत बहुत ऊंची थी और दीवारों पर मोटी तांबे की चादर लगाई गई, जिससे वो ऊपर ना चढ़ सके। और जेल में सिर्फ एक ही खिड़की थी, और वो भी सिर्फ रोशनी और हवा के लिए। और वो भी छत की इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक चढ़ पाना असंभव था। शिरातोरी एक बार पहले भाग चुका था, इसलिए गार्ड उस पर ज्यादा टॉर्चर करते थे, ज्यादा काम करवाया जाता था और जरा सी गलती पर अत्याचार किया जाता था। इस जेल के हेड गार्ड का नाम कोबायाशी था। वो शिरातोरी के प्रति थोड़ा दयालु था। वो उससे अच्छा व्यवहार करता और जब दूसरे गार्ड शिरातोरी को पीटते तो उन्हें भी रोकता था। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ रहा था,
तो गार्डों ने देखा कि शिरात तौरी कंबल ओढ़कर सो रहा है और वो उसको बेकार में परेशान करने के लिए गेट खोलते हैं और देखते हैं कि कंबल के नीचे सिर्फ एक तकिया रखा होता है। शिरात तौरी कहीं भी नजर नहीं आता और हथकड़ी जमीन पर पड़ी थी। गार्ड ऊपर की खिड़की को देखकर समझ जाते हैं कि शिरात तौरी फरार हो चुका है। अब सवाल उठता है कि इतनी ऊंचाई पर खिड़की से शिरात तौरी भागा कैसे? लेकिन शिरात तौरी अपने हुनर से किसी भी चिकनी दीवार पर चढ़ सकता था। ये कला उसने चोरी करने के टाइम पर सीखी थी। जब उसे जेल में शिफ्ट किया गया तब उसने देखा कि छत पर लगी खिड़की लकड़ी की है और उसके बाद वो डेली नाइट में छत पर चढ़ता और उस खिड़की को अपनी पूरी ताकत से हिलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे प्रयास से वो ढीली हो गई और एक दिन बारिश और तूफानी रात को उसने इसलिए चुना ताकि जब वो भागे तो गार्ड उसके कदमों की आवाज को ना सुन सके। भागने के बाद पुलिस ने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी, पर शिरात तौरी का कोई सुराग नहीं मिला और वो कई दिनों तक छिपा रहा। और फिर एक दिन तेज बारिश और तूफान में अकीता जेल के हेड गार्ड के घर पर किसी ने दस्तक दी। जब कोबायाशी ने दरवाजा खोला तो सामने यासु शिरातौरी को पाता। अब तक शिरातौरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कोबायाशी ने उसे अंदर बुलाया, फिर उसे सूखे कपड़े दिए और खाना खिलाया। शिरातौरी ने कोबायाशी को बताया कि जेल में उसे बेकार में पीटा जाता था, अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं और टॉर्चर किया जाता था, इसलिए वो जेल से भाग गया। हम जानते हैं कि कोबायाशी शिरातौरी के प्रति दयालु था, इसीलिए वो उससे मदद लेने आया था। अब शिरातौरी सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन वो चाहता था कि उसे जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के हाथ सौंपा जाए, जिससे वो उनको बता सके कि जापान की जेलों में कैदियों के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। कोबायाशी ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद करेगा। फिर कोबायाशी बाथरूम गया और छुपकर पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां आकर शिरातौरी को गिरफ्तार कर लिया। शिरातौरी को पकड़े जाने से ज्यादा दुख इसका था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसे पकड़वा दिया। फिर शिरातौरी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो शिरातौरी कहता है कि उसे टोक्यो जेल में शिफ्ट किया जाए। वहां मौसम अच्छा होता है और कैदियों के साथ सही से बिहेव किया जाता है। पर कोर्ट ने उसकी एक भी ना मानी और उल्टा उसे जापान की सबसे खराब जेल अब्बाश्री प्रजन में भेज दिया जाता है। ये जेल जापान की सबसे मुश्किल से भाग पाने वाली जेल थी, इसलिए इस जेल में सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। इसलिए इसकी सुरक्षा भी सबसे तेज होती थी। जेल के चारों तरफ 8 मीटर ऊंचे वॉच टावर बने हुए थे, जिससे कैदियों पर चौकस नजर रखी जाती थी और कोई कैदी भागता तो उस पर सीधी गोली मार दी जाती थी। कोई इससे बचकर बाहर निकल भी जाए तो भी उसका बच पाना मुश्किल था, क्योंकि इस जेल के बाहर भी कई किलोमीटर तक घने जंगल और बर्फ थी, जिससे वहां तापमान ज्यादातर शून्य से नीचे ही रहता था और वहां बर्फीले तूफान आते थे और जंगल में खतरनाक जानवर घूमते थे। इसीलिए इस जेल को सबसे खतरनाक जेलों में गिना जाता था। अक्सर इसे अल्काट्राज ऑफ जापान भी कहा जाता था। इससे पहले कोई भी कैदी इस जेल से भाग पाने में सफल नहीं हुआ था और अब शिरात तौरी को अब्बाश्री जेल में भेजा गया क्योंकि वो 2 बार जेल से भाग चुका था। इसलिए इसके लिए यहाँ भी एक स्पेशल सेल बनाया गया और इस सेल में इतनी ही जगह थी कि एक आदमी सो पाए और इसकी मोटी दीवारें थीं और एक खिड़की लगी थी जिसकी साइज इतनी छोटी कि शिरात तौरी के शरीर भी ना निकल पाए। यहाँ भी शिरात तौरी को बेरहमी से पीटा जाता था। उसके हाथ हमेशा बांध कर रखे जाते और उसे उत्तेजित किया जाता कि हिम्मत है तो यहाँ से भागकर दिखाओ। और जब गार्ड एक दिन शिरात तौरी को पिट रहे थे तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उस लोहे की हथकड़ी को तोड़ देता है और गार्ड के आंखों में आंख डालकर कहता है कि मैं इस जेल से भागकर दिखाऊंगा। और यहीं पर काम आता है शिरात तौरी का एक और टैलेंट। उसके पास असाधारण ताकत थी। अब्बाश्री के गार्डों ने उसकी ताकत को देख ली थी और हथकड़ी तोड़ना शिरात तौरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए अब उसके लिए 2 खास हथकड़ी बनवाई गई और अब उसके पैर पीछे की साइड मोड़कर लोहे की 20 किलो की मोटी जंजीर से बांधा जाता था, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, ना खाना खा पाता था और यहां तक कि सो भी नहीं पाता था। सप्ताह में केवल एक दिन उसे नहलाने और कपड़े बदलने के लिए उसकी हथकड़ी खोली जाती थी। पूरे दिन उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जरा भी हरकत होने पर उसे गाली दी जाती और पिटा जाता था। शिरात तौरी की लाइफ इस जेल में पूरी तरह नरक बन चुकी थी। इतनी ठंड में भी उसे ठंडे फर्श पर सोना पड़ता था। गार्ड पूरी तरह से आश्वस्त थे कि शिरात तौरी अब इस जेल से कभी भाग नहीं सकता। दिन था 26 अगस्त 1944। उस दिन दूसरे विश्व युद्ध के चलते ब्लैकआउट घोषित कर रखा था, जिससे कि दुश्मन के विमानों को कुछ दिखाई ना दे सके। इसीलिए जेल के सभी लाइटों को बंद कर रखा था। इसी अंधेरे में जेल के छत पर गार्डों को कदमों की आवाज सुनाई दी
और वो सीधे शिरातोरी के सेल की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि शिरातोरी सेल में नहीं है और जमीन पर रखी है केवल 40 किलो की जंजीर। जेल की खिड़की के नट बोल्ट नीचे गिरे हुए थे। जेल के चारों तरफ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। पूरे अब्बाश्री शहर के कोने कोने को छान दिया, पर कहीं भी नहीं मिला। शिरातोरी के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। कई महीनों तक तलाश चली, पर कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर लगा कि जंगल में शिरातोरी को किसी जानवर ने खा लिया, इसलिए ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन शिरातोरी मरा नहीं था। वो 2 साल तक इसी बर्फ की एक गुफा में छुपा रहा और वहां पक्षी और जानवर को आग पर सेक कर खाकर 2 साल निकाल दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, शिरातोरी ने 40 किलो वजनी जंजीर कैसे तोड़ी? इतनी छोटी खिड़की से कैसे निकला, जिससे किसी इंसान का निकल पाना नामुमकिन था? असल में शिरातोरी जिस दिन से इस जेल में आया था उसी दिन से भागने का प्लान बना लेता है। उसे खाने में एक विशेष टाइप का सूप दिया जाता है। उसमें से वो ज्यादातर हिस्सा पी जाता था और थोड़ा हिस्सा अपनी हथकड़ी और खिड़की के बोल्ट पर डालता था। ये सूप जापान का पारंपरिक था। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये लोहे पर जंग लगा देता था। वो लगातार 6 महीनों से लगातार ये काम करता रहा, जिससे हथकड़ी और लोहे की खिड़की कमजोर हो गई। शिरातोरी बहुत ताकतवर था। अब वो लोहे की जंजीर को तोड़ देता है और लोहे की खिड़की की रोड को मोड़कर बाहर निकल जाता है। जिस दिन वो यहां से भागा उस दिन ब्लैकआउट, जिससे उसको पता था उसको पूरी रात में इतने अंधेरे में कोई नहीं ढूंढ पाएगा। शिरातोरी के बचपन का एक और टैलेंट से वो अपने शरीर की हड्डियों को डिसलोकेट कर सकता था, जिससे उसका शरीर छोटा और पतला हो जाता था, जिससे वो खिड़की से भाग गया। अब 2 साल गुफा में रहने के बाद वो और ज्यादा सह नहीं पा रहा था, तो उसने डिसाइड किया अब कुछ भी हो जाए वो बाहर निकलेगा, इसलिए वो शहर की तरफ जाता है। बाहर आकर उसने जो देखा वो हैरान रह गया। जापान में 2 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। जापान में 2 परमाणु हमले हो चुके थे और अब जापान अमेरिका के कंट्रोल में था। सड़कों पर अमेरिकी लोग घूम रहे थे। ये सब देखकर उसे पता चला कि बहुत टाइम बीत चुका है। उसे अब कोई उसे ढूंढने वाला नहीं है। तो उसने तय किया कि वो अब अपने शहर सफरू जाएगा और अपने परिवार से मिलेगा। और अब अब्बाश्री से 50 दिन चलने के बाद शिरातोरी अपने शहर सफरू पहुंचता है। लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। रास्ते में भूख लगने से वो एक टमाटर के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है, जिससे खेत का मालिक उसे चोर समझकर उसे पीटने लगता है। शिरातोरी अपनी जान बचाने के लिए वो खेत के मालिक पर हमला कर देता है, जिससे खेत मालिक की मौत हो जाती है और आसपास के लोग शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। 1946 में जापानी पुलिस शिरातोरी को सपोरो शहर से गिरफ्तार करती है, जिसे वो कई सालों से मरा हुआ समझते थे। वो अभी भी जिंदा है, ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इस बार फिर शिरातोरी के खिलाफ केस चलता है और शिरातोरी बार बार कहता है कि वो किसान को मारना नहीं चाहता था। वो सिर्फ खुद की आत्मरक्षा में मारा गया, लेकिन कोर्ट उसकी एक ना सुनती। एक तो वो पहले 3 बार जेल से भाग चुका था और ऊपर से उसने एक आदमी की जान ले ली, तो कोर्ट उसे मृत्युदंड दे देती है। उसके बाद शिरातोरी को सपोरो जेल में भेजा गया। अब यहाँ की सेल में खिड़की इतनी छोटी बनाई गई कि उसके सर से भी छोटी, जिससे भाग पाना इस बार संभव ही ना हो। और 6 गार्ड तैनात किए गए जो 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। इस जेल में भी उस पर अत्याचार किया जाता था। अक्सर शिरातोरी ऊपर देखा करता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। गार्ड सोचते थे कि वो फिर से जेल की छत से भागने की योजना बना रहा है। इसके बाद शिरातोरी ने आदत डाल ली। वो बहुत ज्यादा सोता था, सुबह देर तक उठता था, जिससे गार्ड उसे पीटते थे। अब शिरातोरी की उम्र 40 से ऊपर हो गई थी, इसलिए गार्ड भी उसे परेशान नहीं करते थे। उन्हें लगता था अब ये कहीं नहीं भागेगा, इसीलिए गार्ड भी सिक्योरिटी में ढीले पड़ गए। और एक दिन शिरातोरी सुबह अपनी सेल से गायब था। इस बार तो दीवार भी सही थी, खिड़की भी टूटी हुई नहीं थी। फिर उसके बिस्तर के नीचे देखा कि एक सुरंग बनी है, जिसके रास्ते शिरातोरी फरार हो चुका था। लंबे टाइम तक सोना और छत की तरफ देखना गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए किया करता था। इस जेल में भी उसे मिसोशुप दिया जाता है, पर इस बार वो सूप से नहीं कटोरे से सुरंग खोद रहा था। कई महीनों की मेहनत के बाद वो एक लंबी सुरंग बना लेता है कि आसानी से भाग सके। और लंबे टाइम सोने का बहाना बनाकर वो अंदर ही अंदर खुदाई करता रहता था। और जापान में सर्दी होने की वजह से फर्श लकड़ी का होता था, जिसमें वो मौका मिलते ही खुदाई की मिट्टी उसमें डाल देता था। और अब जेल से भाग जाने के बाद कई दिनों तक गायब रहता है और जापान की पुलिस उसे चारों तरफ तलाशती है। साथ पर वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन शिरातोरी एक पार्क में बैठा, तभी वहां में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे एक सिगरेट देता है।
सिगरेटें पीते टाइम वो अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि इतने सालों तक जेल में उस पर कितना अत्याचार किया गया, कितना पीटा गया और जिस गार्ड पर भरोसा किया उसने भी धोखा दे दिया। और अब अनजान पुलिस वाला आकर उसे सिगरेटें ऑफर करता है तो उसे लगता है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। और वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और वो उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे पुलिस नहीं बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट को सौंपा जाए, क्योंकि वो जेलों में कैदियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था। और वो ऑफिसर उसे जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट में ले जाता, जहां शिरातोरी अपने ऊपर हुए हर एक अत्याचार को बताता है और उसने ये भी बताया कि उसने उस किसान को जानबूझकर नहीं मारा था। तो शिरातोरी का केस वापस खोला जाता है और जांच में पता चलता है कि किसान को जानबूझकर नहीं मारा गया, इसलिए उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है और टोक्यो शहर की जेल में भेजा जाता है, जहां कोई अत्याचार नहीं होता था और शांति से जीवन काट रहा था और जेल के सभी नियमों का पालन कर रहा था। तो जेल डिपार्टमेंट ने शिरातोरी के बिहेव को देखकर उसे 14 साल में रिहा कर देते हैं और अब शिरातोरी अपने घर अमोरी में जाता है। अब 1961 तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, केवल उसकी लड़की जिंदा थी और बाकी की लाइफ अपनी बेटी के साथ बिताता है। ऐसे ही और असली किस्सों को सुनने के लिए चैनल पर बने रहे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा रिव्यू 18 को सब्सक्राइब करना ना भूले।